नमस्कार, मैं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं द भारत प्रेस। भारतीय लोकतंत्र पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पर पिछले कुछ वर्षों में स्थितियां ऐसी नजर आती हैं मानो लोकतंत्र के सहयोगी मूलभूत संरचनाओं में कुछ खामियां पैदा हो गई हैं। न जाने क्यों ऐसा एहसास होता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, परंतु एक नागरिक के तौर पर मेरे मन में कुछ शंकाएं पैदा होती हैं। हाथरस की गुड़िया के साथ हुई घटना पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और इस मामले को एक केस स्टडी बनाते हुए यह समझने की कोशिश करेंगे कि देश में क्यों प्रशासन और लोगों के बीच की दूरी बढ़ रही है। अगर इस देश की जनता से पूछा जाए कि अपने जीवन में कौन कौन से लोग या महकमे हैं जिनके पास आप नहीं जाना चाहेंगे, तो शायद हर कोई पुलिस कचहरी का नाम बोलेगा और हो सकता है कि कुछ लोग तो नेताओं का भी नाम ले ही ले। पुलिस थाने के बारे में लोगों की आम राय बहुत प्रबलता से बन गई है कि थाना कोई अच्छी जगह नहीं है और पुलिस वाले भी कोई अच्छे लोग नहीं होते। ऐसी बात नहीं है कि यह बात अटल सत्य है। पुलिस के कई मानवीय चेहरे भी हैं जिनसे हम आए दिन परिचित होते हैं। शायद यही कारण है कि लोग न्याय की उम्मीद में, मजबूरी में ही सही, आज भी पुलिस के पास गुहार लगाने जाते हैं। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि कई बार लोग पुलिस के पास न जाकर सीधे न्यायालय की शरण में चले जाते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह शायद पुलिसिया तंत्र का रवैया होता है। आपको भी अपने जीवन में इन समस्याओं से दो चार होना पड़ा होगा। यह आलम केवल थानों तक सीमित नहीं है। जब भी कोई थाने से धुतकारा जाता है या थाने के रवैये से निराश हो जाता है, वह मन में एक उम्मीद लिए पुलिस कप्तान या फिर एसएसपी या फिर जिला के पुलिस महकमे के माई बाप के जनता दरबार में पहुंचता है। रोते बिलखते लोग अक्सर ही जिला पुलिस मुख्यालयों पर देखे जा सकते हैं। यह एक आम बात है। परिस्थितियां ज्यादा नहीं बदलती और लोगों से लिखित में शिकायत ले ली जाती है और कड़ी कार्यवाही का या मामले पर संज्ञान लेने का आश्वासन दे दिया जाता है। पर यह बात जरूर होती है कि शिकायतकर्ता को थाने की पुलिस या हनक से मुक्ति मिल जाती है। आला अधिकारियों के बर्ताव में एक नरमी होती है। उनके द्वारा शब्दों के मरहम पीड़ितों के जख्मों पर रखे जाते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह बताना पड़ता है कि वास्तविकताओं पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता और राहत भी बहुत ज्यादा नहीं मिल पाती। कई मामलों में पुलिस बड़ी ही उत्सुकतापूर्ण कड़ी कार्यवाही करती है और परिणाम भी मिलते हैं, पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार की कार्यवाही विरले ही देखने को मिलती है और पुलिस इतनी सुरखरू कम ही दिखती है जिसका प्रतिशत भी बहुत कम है। इन समस्याओं के पीछे एक बड़ी वजह शायद यह है कि पुलिसिया ढांचे में कुछ आमूलचूल परिवर्तनों की बेहद जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि पुलिसिंग एक्ट 1861 में कुछ बदलाव करने की जरूरत आन पड़ी है। यह एक्ट 19वीं सदी के मध्य में बनाया गया था और इसके कुछ प्रावधानों में बदलाव की मांग समय समय पर उठती रही है। यह कानून अंग्रेजों ने भारत पर शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनाया था, न कि शासन को व्यवस्थित करने के लिए इसे तैयार किया गया था। एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह भी हो सकता है कि मामलों को समझने का कि पुलिसिया तंत्र की शिकायतों के लिए आज तक कोई स्पष्ट ढांचा विकसित नहीं किया जा सका है। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब खाकी और खादी का गठजोड़ हो जाता है। पुलिस महकमे में पदोन्नति का जो हिसाब किताब है वह इस समस्या को एक नए स्तर पर ले जाता है। एक लाइन में कहें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि खाकी को खादी की चाटुकारिता वाली दीमक लग गई है। इन सभी बातों के नतीजों के रूप में हाथरस की गुड़िया को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक बड़े केंद्रीय मंत्री के स्टाइल में यदि हम कहें तो हमें हाथरस की क्रोनोलॉजी समझानी है। 14 सितंबर को यह दर्दनाक घटना तब घटी जब 19 वर्षीय पीड़िता, जिसे कुछ देर के लिए हम निर्भया ही मान लेते हैं, निर्भया अपनी मां से लगभग 100 मीटर की दूरी पर बाजरे के खेतों में चारा काट रही थी। उसकी मां अपनी बेटी की चीखें नहीं सुन सकी क्योंकि मां ने अपने कानों में तकलीफ के कारण गीली रुई डाल रखी थी। पीड़िता को उसी के दुपट्टे से बाजरे के खेतों में घसीटा गया। शायद अचानक हुए इस संघर्ष में पीड़िता की जीभ कट गई, पर आरोपियों ने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। जरा सोच कर देखिए उस मां के दर्द को जो अपने कानों की खराबी के कारण अपनी ही बच्ची की चीख पुकार भी ना सुन सकी। कम से कम वह अपनी बेटी को बचाने का प्रयास तो कर सकती थी, जो वह अपने कानों की खराबी के कारण नहीं कर पाई।
वह अपनी मां के साथ अक्सर बाजरे के खेतों में जाया करती थी। घटना स्थल पर बाजरे की बर्बाद हुई खेती इस बर्बरतापूर्ण अमानवीय घटना की गवाही देती है और निर्भया द्वारा बचाव में किए गए संघर्षों को भी बयान करती है। इस घटना को पुरानी पारिवारिक और जातीय रंजिश से भी जोड़ा जा रहा है। 14 सितंबर को सुबह 10 बजे इस मामले को धारा 307 और SC/ST की धाराओं में दर्ज किया गया। पुलिस वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती तक नहीं करवाया। 14 से 28 सितंबर तक निर्भया का इलाज अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में हुआ। उसके सीमेन सैंपल को 11 दिन बाद जांच के लिए भेजा गया, जिसके बारे में अलीगढ़ अस्पताल के CMO का कहना है कि सैंपल से बलात्कार की पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि सैंपल लेने में काफी देर हो गई। और निर्भया ने अस्पताल में अपने आखिरी बयान में गैंग रेप की बात कही और आरोपियों की पहचान भी की। परिवार का यह भी आरोप है कि उसको ICU में तब ले जाया गया जब राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा बना दिया गया। 28 सितंबर को सफदरजंग अस्पताल में निर्भया को भर्ती किया गया और 29 को यह लड़की मौत से जंग हार जाती है। पीड़िता के स्थानीय गांव में जातीय संतुलन पर यदि नजर डालें तो वाल्मीकि के परिवार के कुछ ही घर इस गांव में हैं, पर उसी गांव में 100 या 100 से अधिक ठाकुर परिवार रहते हैं। वाल्मीकि समुदाय और ठाकुरों के बीच विवाद की वजह एक नाला है जिसके निकट कथित तौर पर ठाकुर समाज गाय का गोबर डालता है और इसी स्थान से होकर एक नाली गुजरती है जो गोबर डालने की वजह से जाम हो जाती है। वाल्मीकि समाज का आरोप है कि उस नाली को साफ करने के लिए ठाकुरों द्वारा उन पर दबाव बनाया जाता था। ऐसी ही घटनाएं गांवों में होती हैं। 29 सितंबर को निर्भया की मौत के बाद परिवार वालों ने सफदरजंग अस्पताल के बाहर धरना भी दिया। साथ ही पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि उन्हें निर्भया की बॉडी रिसीव नहीं कराई गई। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने उन्हें बॉडी मांगने पर बेहद गुमराह किया और उन्हें जबरदस्ती पुलिस वैन में बिठाकर हाथरस ले गई। लगभग सभी मीडिया रिपोर्टों में इन सभी बातों के अलावा यह बात भी सामने निकल कर आई कि परिवार को हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करने नहीं दिया गया। निर्भया को आखिरी बार घर ले जाने की रीति की बजाय पुलिस ने सीधे उसका अंतिम संस्कार परिवार की गैर मौजूदगी में कर दिया। इस पूरे मामले में पुलिस कुछ न कुछ छिपाने का पुरजोर प्रयास करती दिखाई देती है। इसके बाद 22 PSC के जवानों को निर्भया के घर पर तैनात करके उस घर को एक अभेद्य दुर्ग बना देती है। इसके बाद घटना को जब राजनीतिक तूल दिया जाने लगा और विपक्ष के सभी नेता उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार के खिलाफ गोलबंद होकर घटना की आलोचना करने लगे, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी। पहले केवल निर्भया के घर को किलाबंद किया गया था, अब पूरे इलाके को ही छावनी में बदल दिया गया। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हाथरस जाकर निर्भया के परिवार से मिलने की कोशिश की। उन्हें दिल्ली यूपी बॉर्डर पर यूपी पुलिस द्वारा रोक लिया गया और उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। ऐसी ही एक घटना TMC नेता डेरेक ओब्रायन के साथ भी होती है। इसी समय मीडिया को पीड़ित परिवार से मिलना तो दूर, उन्हें गांव में जाने से भी रोक दिया जाता है। पत्रकारों द्वारा स्थानीय मजिस्ट्रेट एवं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से ऑर्डर की कॉपी मांगने पर ऊपर से आदेश आने का पुराना और रटा रटाया जवाब ही मिलता है। 3 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद गांव से कर्फ्यू हटाया जाता है, जिसके बाद विपक्षी नेताओं और मीडिया को गांव में जाने की और परिवार से मिलने की अनुमति मिलती है। इसी बीच DM साहब का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वह परिवार के लोगों पर दबाव बनाते साफ देखे जा सकते हैं। योगी सरकार ने जांच के आदेश दिए। पहले यूपी पुलिस के हाथों में जांच थी, जिसे SIT के हवाले किया गया और फिर योगी सरकार ने आखिरकार इस मामले की जांच को CBI को सौंप दिया। इन सभी घटनाओं को देखते हुए यह स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस ढुलमुल रवैया अपनाते हुए आरोपियों का संरक्षण करने का प्रयास करती दिखती है। इसी बीच सवाल लोगों ने अपनी पंचायत बुलाकर आरोपियों को निर्दोष घोषित करके आरोपित व्यक्तियों के पक्ष में खड़े रहने की बात भी कह दी है। इस पूरे घटनाक्रम से हम सिस्टम की कमियों को समझ सकते हैं। इस देश में पुलिस और महकमे कैसे मामलों की लीपापोती करके बच निकलना चाहती है और खाकी के इशारे पर खाकी को मैला करने और जनता के बीच भरोसे को खत्म करने का लगातार प्रयास करती है। साथ ही न्यायालय के विषय में भी जनता के मन में डर पैदा हो जाता है जब अदालतों में समय पर इंसाफ नहीं मिलता और केवल तारीख पर तारीख मिलती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कहने को फास्ट ट्रैक हैं क्योंकि न्याय मिलने में काफी देर यहां भी हो जाती है। अदालत में भी कुछ बदलावों की आवश्यकता है।
केवल फौजदारी और दीवानी अदालतों के परंपरागत ढांचों को तोड़कर विशेष अदालतों के प्रारूप में पुनः गठन करने की जरूरत है। यूं तो अदालतें कई गैर जरूरी मामलों में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए कई विशेष टिप्पणियां करती हैं, पर इस मामले में अदालत ने काफी देर लगा दी। अंत में सिर्फ यही बात कहनी है कि अगर देश में कुछ पुलिस और जुडिशियल रिफॉर्म के साथ एक बेहतर न्यायिक और प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया जाए तो इन घटनाओं पे शायद लगाम लगाने की उम्मीद बढ़ जाए और लोगों का पुलिस और न्यायालय में भरोसा पुनः कायम हो जाए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई उसे भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही अनेक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए, समसामयिक बातों से जुड़े रहने के लिए द भारत प्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह स्टोरी हमारे साथ लाए थे विवेक प्रकाश। धन्यवाद।